Hello students, this is Lalit Kada. Once again I am here before you with another poem of Robert Frost. This is in the very first unit of the first flight, the main reader textbook of class 10th. तो आज हम डिस्कस करेंगे फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सबसे पहले लेट्स हैव अ रीडिंग, इस पोएम को पढ़ते हैं। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. Let's start. This is the first stanza of the poem. Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. यहाँ पर पोएट एक बहुत पुराना क्वेश्चन उठाते हैं. He raises an age-old question about the end of the world. और वो बताते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि वर्ल्ड जो है आग से ख़त्म होगा, and some say in ice. और कुछ कहते हैं कि ये बर्फ से ख़त्म होगा. Okay. And then poet says, from what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. यहाँ पे पोएट ने कंपेयर कर दिया है फायर को डिज़ायर से. यहाँ पे कहते हैं कि जितना मुझे डिज़ायर्स के बारे में पता है, ह्यूमन इमोशंस के बारे में पता है, फायर इच्छाओं के बारे में पता है, तो मैं उनके साथ हूँ जो कहते हैं कि दुनिया फायर में एंड होगी, द वर्ल्ड विल एंड इन फायर. सो दिस इज अ सिम्बॉलिक पोएम. एक सिम्बॉलिक पोएम है. सिम्बॉलिक पोएम का मतलब होता है प्रतीकात्मक पोएम है. एंड द फायर और आइस सिंबल है, एंड दीज टू टर्म्स आर नॉट यूज्ड इन देयर लिटरल मीनिंग हेयर. अपने वास्तविक अर्थ में यहाँ पर यूज़ नहीं हुए, उनके यूज़ कुछ उनके मेटाफोरिक यूज़ हैं यहाँ पर. तो पहले में उन्होंने बता दिया कि वो जितना डिज़ायर्स, ह्यूमन डिज़ायर्स के बारे में जानते हैं, डिज़ायर जो होती है हमेशा बढ़ती रहती है इंसान की. इट इज़ ऑल टाइम ग्रोइंग. इट इज़ वेरी हार्ड टू पैसिफाई दिस. तो वो इसकी इंटेंसिटी को, उस डिज़ायर की जो विशेज़ हैं या डिज़ायर है, ह्यूमन डिज़ायर है, उनकी इंटेंसिटीज़ को जानते हुए कहते हैं कि मैं फायर के साथ हूँ. आई थिंक फायर इज़ गुड इनफ टू एंड द वर्ल्ड. तो बात करते हैं फायर की. फायर क्या है? फायर एंड आइस, दो यहाँ पर उन्होंने सिंबल यूज़ किए हैं. दीज आर टू सिंबल्स यूज्ड हियर. तो जो फायर है, द पोएट यूज्ड फायर फॉर ह्यूमन डिज़ायर्स सच एज greed, fury, lust, conflict, blah blah blah, etc. तो लालच है या फिर भय है या वासना है, तो जो भी these all are human desires, and इनकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है, like चाहे वो लव हो, that is also a desire, okay. And ice he has used for hatred, coldness and cruelty. We will see this in the second stanza of poem, the second half of the poem. But here poet कहते हैं कि the world will end in fire. Some people say कि फायर में एंड होगी, कुछ कहते हैं आइस में एंड होगी. पर वो कहते हैं कि as he has tasted means जितना उन्होंने समझा, फील किया. या टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, जितना वो इच्छाओं को, ह्यूमन डिज़ायर्स को जानते हैं, ह्यूमन इमोशंस को जानते हैं, उनको लगता है कि दैट द फायर वुड बी गुड इनफ टू एंड द वर्ल्ड. ओके, लेट्स टॉक फ्यू मोर थिंग. यहाँ पर जो इमेजरी यूज़ हुई है, इमेजरी, द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, तो जिसको देख करके हमको लगे कि कुछ पिक्चर जैसा बने, ये यहाँ पर ये द वर्ल्ड विल एंड इन फायर में इमेजरी है उनकी, दैट द वर्ल्ड इज गेटिंग बर्न्ट. और सी हियर इन दिस द लास्ट लाइन यू सी होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. तो होल्ड दोज हु, ये यहाँ पर ये दिस इज द एसोनेंस. एसोनेंस क्या होता है? जब व्हेन वोवल साउंड्स आर रिपीटेड, हम जब कॉन्सोनेंट साउंड जब रिपीट होते हैं तो वहाँ पे कहते हैं कि वो एलिट्रेशन है. देखिए यहाँ पर एलिट्रेशन भी है फेवर फायर में. द साउंड एफ इज बीइंग रिपीटेड, दिस इज द कॉन्सोनेंट साइन. ये कॉन्सोनेंट साउंड है एफ फ, एंड इट इज बीइंग रिपीटेड हियर फेवर फायर. सो दिस इज alliteration, but the repetition of vowel sound, जो vowel sound है, o is being repeated here. Hold with those who, तो ये assonance है.
ये एसोनेंस है, एंड यहाँ पर फेवर फायर में एलिट्रेशन है। एंड व्हेन जब वो पोएट कहते हैं सम से, दिस इज ऑल्सो एलिट्रेशन। द साउंड स is being repeated here, some say, and favor fire, this is alliteration, and hold with those, this is the sound, repetition of O sound is assonance here. Let's move to the next stanza. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. तो यहाँ पे पोइट कह रहे हैं कि इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, इफ़ द वर्ड हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश का मतलब होता है डेमोलिश होना, नष्ट होना, और डिसीज करना, डिमाइज करना, एंड होना। वो कहते हैं कि अगर वर्ल्ड दोबारा से एंड हो, दो बार उसको एंड होना हो, इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश का मतलब नष्ट होना, ओके। इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई नो एनफ ऑफ हेट, मैं बहुत ज़्यादा काफ़ी कुछ जानता हूँ, एनफ, आई नो अ लॉट ऑफ अबाउट हेट। तो वो इसके लिए कहते हैं कि फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। जो आइस से डिस्ट्रक्शन है, डिस्ट्रक्शन का मतलब भी होता है डेमोलिश करना या डिवास्टेशन, वाइप आउट होना, पूरी तरह नष्ट हो जाना। तो डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। तो जो आइस से जो डिस्ट्रक्शन होगा वो भी बिल्कुल बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन होगा, इक्वली ग्रेट एज दैट ऑफ बाई फायर। एंड वुड सफाइस, और सफिशिएंट होगा, पर्याप्त होगा। सफिशिएंट मतलब टू बी सफिशिएंट और टू बी एनफ। तो यहाँ पर हेयर वो कंपेयर करते हैं किसको, हेट को आइस से। तो जैसे कि हमने बात की थी, एज वी टॉक्ड अबाउट सिंबॉलिक यूज ऑफ आइस एंड फायर, तो फायर को उन्होंने डिजायर से कंपेयर किया था एंड मेटाफोरिक यूज किया था फायर का, और आइस को उन्होंने यहाँ पर किया है, यूज़ किया है हेट के लिए। एज वी नो दैट वी आर नॉट बॉदर अबाउट एनीबडी नाउडेज, और हम इतने इनसेंसिटिव हो गए कि वी डू नॉट केयर अबाउट ह्यूमन बीइंग और एनी अदर लिविंग क्रिएचर इन द वर्ल्ड। वी आर जस्ट लिविंग फॉर आवर सेल्फ, एंड द हेट्रेड, द कोल्डनेस वी आर हैविंग फॉर अदर्स, दिस एटिकेट विल डेफिनेटली ब्रिंग द वर्ल्ड टू एंड समडे, ही सेज। तो फाइनली एक बार और से इसको पोएम को देख लेते हैं। वो कहते हैं सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। तो वो कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं फायर में एंड होगी, कुछ लोग कहते हैं कि दैट दिस वर्ल्ड विल कम टू एंड बाय आइस। लेकिन वो कहते हैं जितना मैं डिज़ायर के बारे में जानता हूँ, एंड आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, जो फायर को फेवर करते हैं मैं उनके साथ हूँ, बिकॉज ह्यूमन डिज़ायर्स भी इतनी इंटेंस हो गई होती हैं कि दे आर इक्वली एबल टू एंड द वर्ल्ड। एंड वो नेक्स्ट स्टैंजा में कहते हैं इफ द वर्ल्ड हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर दुनिया को दोबारा नष्ट होना हो, और वो कहते हैं कि हेट भी कम नहीं है। वो कहते हैं आई नो एनफ ऑफ हेट कि द डिस्ट्रक्शन बाय आइस वुड बी ऑल्सो ग्रेट, कि जो आइस से जो डिस्ट्रक्शन होगा, विनाश होगा दुनिया का, वो भी बहुत ज़्यादा होगा, एंड वो सफिशियंट होगा। मीन्स आइस इज ऑल्सो एबल टू एंड द वर्ल्ड, टू ब्रिंग द वर्ल्ड इन टू इट्स एंड, तो वो भी पर्याप्त है। इट मीन्स उनका कहना है कि द वर्ल्ड विल एंड, ये जो संसार में जो विनाश आएगा, द डिस्ट्रक्शन आएगा, और ये जो डेमोलिशन होगा दुनिया का, एनिलेशन होगा, दैट ये होगा ह्यूमन इमोशन से, वेदर वो हेट हो और ह्यूमन डिज़ायर्स हो, मनुष्य की इच्छाएं हों। थोड़ा बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखते हैं सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। जैसा कि मैंने आपको बताया, पोएट कहते हैं कि जो दुनिया है, वो जो संसार है, इसका विनाश जो होता है वो होगा ह्यूमन इमोशन से। तो वो तो यही थीम है पोएम की, कि दैट द वर्ल्ड, द ह्यूमन इमोशन, द हेट्रेड, द ह्यूमन डिज़ायर्स, ग्रीड, लस्ट, दीज थिंग्स विल एंड द वर्ल्ड। ओके, तो सेंट्रल आइडिया देख लेते हैं। द पोएम फायर एंड आइस इज द हाइपोथेटिकल, इज अबाउट द हाइपोथेटिकल एंड ऑफ द वर्ल्ड। ओके, तो ये यहाँ से ये पोएम का बेस है कि वो एक हाइपोथेटिकल एंड के बारे में बात करती है। हाइपोथेटिकल मीन्स सपोजिशनल एंड ऑफ द वर्ल्ड, मतलब सोचा गया अंत है कि शायद ऐसे होगा, इसके बारे में बात करती है। एंड पोएट सेज कि कुछ लोग कहते हैं कि दैट इट विल बी डिस्ट्रॉयड बाय द फायर, वाइल, जबकि दूसरे कहते हैं बाय आइस। फायर एंड आइस आर सिंबल ऑफ ह्यूमन डिजायर्स एंड हेट्रेड रेस्पेक्टिवली। तो रेस्पेक्टिवली जो आइस है और जो फायर और आइस है, वो सिंबल हैं ह्यूमन डिजायर्स के और हेट्रेड के, घृणा के। और पोएट कहते हैं कि बोथ आर इक्वली डिस्ट्रक्टिव,
ओके, इक्वली एनफ टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। तो ये इस पोएम की थीम है, दैट ह्यूमन इमोशन आर एनफ टू ब्रिंग द वर्ल्ड टू इट्स एंड टू एनिलेशन। नेक्स्ट वन is this is a very important question, and I know you know the answer of the question. What do fire and ice symbolize or stand for? As we have talked a lot earlier about this, पहले बहुत बात कर ली है कि फायर स्टैंड करता है डिजायर्स के लिए, ह्यूमन डिजायर्स के लिए, एंड आइस स्टैंड करती है हेट्रेड के लिए, द कोल्डनेस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। सो द आंसर को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, अकॉर्डिंग टू द पोएट इट शुड बी टी हियर according to the poet, fire stands for human desires, which are lust, greed, conflict, etc., and ice stands for the hatred, cruelty, and coldness. One more important question is here. This is about the rhyme scheme of the poem. तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये राइम स्कीम वाला क्वेश्चन ऑलमोस्ट बहुत सारे पोएम्स में आपसे पूछा जाएगा। लेट्स सी द फाइनल साउंड ऑफ ईच लाइन ऑफ द पोएम। ये पहले स्टैंजा के जो फाइनल साउंड है वो है फायर, आइस, डिसायर एंड फायर। इफ वी टेक द साउंड फायर आया ए एंड द थर्ड एंड फोर्थ, ये तीनों साउंड आइडेंटिकल है, तो हम इनको ए से रिप्रेजेंट करेंगे और आइस को हम बी ले लेते हैं। इट शुड बी ए बी ए ए, तो ये होना चाहिए ए बी ए ए। एंड हम सेकंड स्टैंजा देखते हैं, ट्वाइस, हेट, आइस, ग्रेट एंड सफाइस। वी सी द वर्ड ट्वाइस हियर, तो ट्वाइस आइस से रिसेंबल करता है, वी विल टेक इट बी एज वेल, क्योंकि जो बी साउंड है वो आइस का है। उसके बाद हेट ये नया साउंड है, दैट इज नॉट इन प्रीवियस स्टैंजा, तो इसको हम ले लेते हैं सी। एंड आइस अगेन इज हियर, दिस इज ई, एंड ग्रेट रिसेंबल्स टू हेट, तो ये सी ही हो जाएगा, और सफाइस आइस से रिसेंबल करता है, इट विल बी बी। तो ये राइम स्कीम हो जाएगी बी सी बी सी बी, लाइक दिस। सो द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज ए बी ए बी सी बी। अगर आपको एग्जाम में फर्स्ट स्टैंजा दिया जाता है तो यू विल फाइंड आउट द राइम स्कीम वेरी इजीली। ओके, तो पहले स्टैंजा की राइम स्कीम ये हो जाएगी। इफ यू आर गिवन द सेकेंड स्टैंजा, ये कॉम्प्रिहेंशन में भी आता है, इन द लास्ट सेक्शन डी, हाँ सेक्शन डी में आता है, तो दे कैन ऑल्सो आस्क देयर राइम स्कीम ऑफ द पोएम। ओके, तो यहाँ पे हमारी पोएम ख़त्म होती है। आई होप दैट यू विल लाइक इट, आप इसे पसंद करेंगे। एंड इफ़ यू हैव एनी सजेशन अबाउट द वीडियो and any query or any, if you have some doubts, you can comment below. Thank you. Have a nice day.